हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार सबल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय मेहता सिटी। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। देखिए, ग्लाइकोलिसिस जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की फर्स्ट स्टेप है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है और इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी प्राप्त होती है। अब अपन इसके पाथवे को देखते हैं। जैसे ही अपन इसके पाथवे को स्टार्ट करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस की जो शुरुआत होती है, ग्लाइकोलिसिस की जो स्टार्टिंग होती है वो ग्लूकोज से होती है। इससे होती है, ग्लूकोज से होती है। अब जो ग्लाइकोलिसिस है वो चाहे कोई सी भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलिसिस है वो सभी सेल में समान रूप से होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। दोनों सभी सेलों में ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में संपादित होता है। ठीक है, अब अपन ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को देखते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज, अब ग्लूकोज से क्या होता है, इसका फास्फोराइलेशन होता है। ठीक है, अब फास्फोराइलेशन किससे होगा, फास्फोराइलेशन के लिए एटीपी से फास्फोराइलेशन होगा। एटीपी आएगा और उसका ब्रेकडाउन होगा और एटीपी बाहर निकलेगा और एक जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है वो ग्लूकोज को फास्फोराइलेज करेगा। इस रिएक्शन को एक्टिवेट करता है या कैटेलाइज करता है फास्फोराइलेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कौन कैटेलाइज करता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसकी वो है, इससे बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होगा, आइसोमराइज होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा, आइसोमराइज होगा और आइसोमराइजेशन होगा इसका, और इसको इसमें जो एंजाइम काम आएगा, इसको जो कैटेलाइज करेगा वो है आइसोमरेज एंजाइम, वो है आइसोमरेज एंजाइम। और इससे जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ आइसोमराइज, इसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। नेक्स्ट जो इसकी पाथवे है वो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फिर से फास्फोराइलेशन होगा और ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में चेंज होगा। अब जो फास्फोराइलेशन है वो फिर से एटीपी के द्वारा होगा। एटीपी आएगा और एटीपी में ब्रेकडाउन होगा और एक जो इसका फास्फेट मॉलिक्यूल है, फास्फेट है, वो इसके फर्स्ट कार्बन पे जाके इसको फास्फोराइलेशन करता है। इसमें जो एंजाइम है वो इसको कैटेलाइज करता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज (FK), और ये एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के द्वारा ग्लाइकोलिसिस मोस्ट ऑफ रूप से रेगुलेट होता रहता है। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये बन गया, ये यहां से क्लीव होगा, ये यहां से क्लीव होगा और ये क्लीवेज होगा एल्डोलेज एंजाइम द्वारा होगा। तो एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, ये दो मॉलिक्यूल हुए, 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है और ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो यहां तक कोई भी CO2 बाहर नहीं निकली, तो 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो ब्रेकडाउन होगा एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। एक तो DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 6 कार्बन कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो गया 3 कार्बन वाले DHAP में और 3 कार्बन वाले ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब इससे आगे क्या होता है, जो ग्लाइकोलिसिस है, फर्दर इसकी जो स्टेप है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के रूप में आगे प्रोसेस होती है। तो यहाँ क्या होता है, ये जो DHAP है और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो जैसे DHAP बनता है ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, आइसोमराइज हो जाता है।
ठीक है। और इसमें जो एंजाइम इसको कैटालाइज करता है वो है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे अपन को पता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका जो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोकार्बन है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगी, एल्कोहल बनेगा। और एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो बनेगा या तो एसिटाइल या कीटोन। और इसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एसिटाइल, ठीक है। तो अपने यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसका ऑक्सीडेशन किसके द्वारा होगा, तो इसमें ऑक्सीडेशन में इसमें ऑक्सीजन का यूज तो नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलते हैं, डिहाइड्रोजिनेज होता है इसमें। और ये जो प्रोसेस होती है वो होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। अब यहां पे क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन जो निकले इसको पिक करता है NAD प्लस, इसको पिक करके बनाएगा NADH प्लस H प्लस बनाता है। ये हाई एनर्जी कंपाउंड है जो फर्दर आगे ETS में जाके ऑक्सीडेटिव कार्बन ETS में जाके ये ATP बनाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें इसका फास्फोराइलेशन भी हो रहा है साथ में साथ, फास्फोराइलेशन होके अब ये फास्फोराइलेशन किसके द्वारा होगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड के द्वारा, फास्फोरिक एसिड के द्वारा। और फास्फोराइलेशन में इसके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है वहां पे फास्फोराइलेशन होगा और प्रोडक्ट के रूप में बनेगा अपने पास 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट पाथवे है या नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज होता है, इसमें इसका डीफॉस्फोराइलेशन होता है, डीफॉस्फोराइलेशन होगा और ये जो रिएक्शन है वो कैटालाइज होगी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, काइनेज द्वारा, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के द्वारा। और इसमें क्या होता है, एक अणु एटीपी के रूप में बनता है, जो ये यहां से जो फास्फोरस निकला उसको कैप्चर करता है एडीपी और प्रोडक्ट के रूप में बनाता है एटीपी। देखिए जो अपने यहाँ पे एटीपी जो फास्फोराइलेशन में कंज्यूम हो रहा था, अब वो यहाँ पे अपन को गेन होना स्टार्ट हो रहा है। तो अपने पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, तो 2 मॉलिक्यूल ये बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल ही इसके बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ही NADH प्लस H प्लस के बनेंगे, 2 ही ATP बनेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अपने यहाँ पे बन गई 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में, मतलब ये जो फास्फोरस है इसमें वो अपनी जगह चेंज करेगा, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे है और ये यहाँ पे दूसरे कार्बन पे आएगा। तो इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज, और ये इसको चेंज करता है 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसमें 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड चेंज होता है फास्फोइनोल पाइरुवेट में, फास्फोइनोल पाइरुवेट में चेंज होता है। और इस
रिएक्शन को कैटालाइज करेगा इनोलेज एजेंट। इसको कैटालाइज करेगा इनोलेज एजेंट। अब इसमें क्या होता है, ये एक एक्चुअली डिहाइड्रोजिनेज प्रोसेस है। इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और प्रोडक्ट के रूप में बनता है अपने फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट होता है। नेक्स्ट जो होता है वो फास्फोइनोल पायरुवेट चेंज होता है पायरुविक एसिड में और इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज और यहां पर भी एटीपी के रूप में एक एटीपी बनता है। एडीपी से एक एटीपी बनता है। जो यहाँ पे फास्फेट है वो रिलीज होता है और एडीपी उसको कैप्चर करता है और एक एटीपी बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, वो 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल की पायरुविक एसिड में टूटता है। 2 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब अपन ये बात तो अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे, ठीक है, अब इसमें एनर्जी के रूप में अपने पास 2 एटीपी तो यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और 2 एटीपी यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और अपने पास 2 एटीपी यहाँ खर्च हुए। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सेल होती है उसमें 2 प्रकार से एटीपी का जनरेशन होता है। अपन ग्लाइकोलाइसिस की जब बात करें तो अपने पास यहाँ पे और जो यहाँ पे जो 2 एटीपी बन रहे हैं वो एटीपी बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेसिस। दो एटीपी बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेसिस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेसिस में क्या होता है, यहां से जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है वो डायरेक्ट ही ट्रांसफर होता है कहां पे, एडीपी मॉलिक्यूल पे। तो शुगर फॉस्फेट इंटरमीडिएट के रूप में डायरेक्ट ही एडीपी को ट्रांसफर होता है एज ए सबस्ट्रेट के रूप में। इस वजह से ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के रूप में अपन को प्राप्त होता है। दूसरा जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वो होता है सेल में ईटीएस के द्वारा। इसके द्वारा ईटीएस के द्वारा, ठीक है, जिसमें NADH प्लस H प्लस और FADH2 का ऑक्सीडेशन द्वारा अपने पास एटीपी का जनरेशन होता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन अपने पास ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन द्वारा पायरुविक एसिड बनता है। अब इस पायरुविक एसिड का फेट क्या है, भविष्य क्या है, ग्लूकोज से बना 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। ठीक है, अब क्या होता है, अगर कंडीशन एरोबिक है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये पायरुविक एसिड चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में और ये एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है और इसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर कंडीशन एरोबिक नहीं है, अगर कंडीशन एरोबिक नहीं है तो इसका क्या होगा, तो इसका 2 प्रकार से ब्रेकडाउन होता है। 2 प्रकार से ब्रेकडाउन होता है। एक तो होता है मसल सेल में। मसल सेल में क्या होता है, अब जैसे पायरुविक एसिड बना, मसल सेल में क्या होता है, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा, इसके द्वारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस में क्या होता है, NAD जो यहां बनता है अपने पास,
ग्लाइकोलिसिस में NADH प्लस H प्लस बनता है, वो ऑक्सीडाइज होता है वो NAD में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड बनता है, किसके द्वारा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा। वापस ये NAD कहाँ चला जाता है? उसी ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है और NAD से NADH2 बनता है। एक तो प्रोसेस ये हो गई। दूसरी प्रोसेस क्या है कि पायरुविक एसिड जो होता है, पायरुविक एसिड जो होता है वो अल्कोहल में फर्मेंट होता है। किसमें होता है? अल्कोहल में उसका फर्मेंटेशन होता है। तो इसमें दो प्रोसेस होती है। पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है पायरुविक एसिड चेंज होता है एसिटाल्डिहाइड में, और ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। ये प्रोसेस होती है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा, और प्रोडक्ट के रूप में अपने पास प्राप्त होता है एक तो CO2 और एसिटाल्डिहाइड बनता है। फर्दर ये एसिटाल्डिहाइड किसमें चेंज होता है? एल्कोहल में, C2H5OH, एथिल एल्कोहल में। और ये रिएक्शन कैटालाइज होती है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। यहां पे भी क्या होता है? NADH2 इसमें चेंज होता है NAD+। ठीक है, ये हो गया इसका पायरुविक एसिड का ग्रेड भाग्य। अब अपन देखते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस हुआ उसका रेगुलेशन किसके द्वारा हो सकता है। ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन अपन देखते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का जो रेगुलेशन अपन देखें तो अपने पास ग्लाइकोलिसिस में 3 प्रकार की रिएक्शन ऐसी होती है जो इरिवर्सिबल होती है। एक तो फर्स्ट रिएक्शन, ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है ये इरिवर्सिबल है, और दूसरी है जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट बनता है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इसमें एंजाइम काम आता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, और एक है लास्ट जो पायरुविक एसिड बनता है वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसका रेगुलेशन ही ये डिसाइड करता है कि आगे ग्लाइकोलिसिस फर्दर रन होगा या नहीं होगा। तो अब इसका रेगुलेशन अपन कैसे करें? जैसे फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है वो एलोस्टेरिकली क्या होता है? रेगुलेट होता है। इसके द्वारा एलोस्टेरिकली पहला इसका रेगुलेशन होता है ATP या AMP या ADP द्वारा। जब सेल में ATP बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जब सेल में ATP बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो क्या होगा? ATP जो मॉलिक्यूल है इस PFK फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को एलोस्टेरिकली इनिबिटेट कर देता है, और आगे ग्लाइकोलिसिस भी इनिबिटेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनिबिटेट हो जाएगा, रुक जाएगा, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट नहीं बनेगा और आगे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस नहीं होगी। अब अगर दूसरी प्रोसेस ये है कि सेल में अगर ATP की मात्रा तो कम है और AMP या ADP की मात्रा ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे? इसको एलोस्टेरिकली PFK को एक्टिवेट करेंगे। ये जब एक्टिवेट होगा तो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट भी बन जाएगा और आगे फर्दर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो इसका आगे जो रेगुलेशन हो सकता है, दूसरा रेगुलेशन PFK का, वो सिट्रेट द्वारा भी हो सकता है। सिट्रेट द्वारा, ये जो सिट्रेट है वो फर्स्ट प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट है जिसका
क्रेब्स साइकिल का या सिट्रिक एसिड साइकिल का। अगर सेल में सिट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सिट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो PFK क्या हो जाएगा, इनहिबिटेड हो जाएगा और ग्लाइकोलिसिस भी रन नहीं होगा। अगर सेल में सिट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो PFK क्या होगा, एक्टिवेट होगा और ग्लाइकोलिसिस की भी एक्टिवेट होगा और फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बनेगा और फर्दर ग्लाइकोलिसिस चलता रहेगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका रेगुलेशन है वो ये है फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट द्वारा। फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट के द्वारा फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट के द्वारा। अब क्या होता है, सेल में फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट कैसे बनता है, फ्रक्टोज 6-फास्फेट के द्वारा बनता है, फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज होती है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 एंजाइम के द्वारा। अब ये क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट क्या होता है, ये होता है हाइड्रोलाइज होती है, वापस फ्रक्टोज 6-फास्फेट में कन्वर्ट हो सकता है और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज। तो क्या बन गया, फ्रक्टोज 6-फास्फेट वापस बन गया। अब यहां पे फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट की क्या उपयोगिता है, फ्रक्टोज 2,6-बाइफॉस्फेट क्या करता है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को क्या करता है, ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जब फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिवेट होगा तो सेल में फ्रक्टोज 6-फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बनेगा और ग्लाइकोलिसिस एक्टिवेट होगा, अगर ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक है, लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी बनती है यहाँ पे, अगर सेल में अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाए, ब्लड में किसकी कमी हो जाए, ग्लूकोज की कमी हो जाए, ब्लड में ग्लूकोज लेवल फॉल हो जाए या कमी हो जाए, तो क्या होता है, एक हार्मोन होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन आएगा और वो ये ग्लूकेगॉन हार्मोन